वेलकम टू जीके वर्ड। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कई दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, बट अब मैं ठीक हूं और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़। मैं आपको बता दूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा, लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर दोनों में से कोई भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो नैया पार करा सकती है वो करा सकती है हिंदी। अगर आपने हिंदी में अच्छा स्कोर किया तो आप एक सेफ स्कोर की ओर बढ़ जाओगे, ठीक है। और अगर आपका सेफ स्कोर रहा तो आप आराम से नौकरी भी पाओगे। तो करना क्या है भाई, हिंदी को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है, लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है कि मैं लास्ट में पढ़ लूँगा। बहुत सारे ऐसे करते हैं कि लास्ट में पढ़ूंगा, हिंदी तो इजी सब्जेक्ट है, तो ऐसा नहीं करना है। फिर एक बात बता रहा हूँ और फिर सुन लीजिए कि आपकी नैया जो पार कराएगी वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी कराएगी, क्योंकि सबसे ईजीएस्ट टॉपिक होगा आपका यूपी पुलिस परीक्षा में। और अगर आपने उसमें भी गलती करी तो आप पीछे हो जाओगे। तो भाई आज हमें क्या करना है, उठा लीजिए एक पेन और उठा लीजिए एक कॉपी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 30 क्वेश्चन लिए हैं और उन 30 क्वेश्चनों में मैं चाहता हूं कि आप 30 में से 30 ठीक करें। लेकिन फिर भी अगर आपका जो सेफ स्कोर है इस 30 क्वेश्चनों में 25 का है, तो आपको 25 क्वेश्चन तो ठीक करने ही करने हैं, ठीक है। तो पेन कॉपी उठा लीजिए। पर आज का मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहता हूँ। देखिए हमारा ही एक नेक्स्ट चैनल है जिसका नाम है द शायरी बाबा, ठीक है। तो अगर आप लोग हिंदी शायरी के शौकीन हैं और अगर आपको अच्छी लगती है हिंदी शायरी, तो प्लीज़ आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा ही इस चैनल है जिसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारे भाई, ठीक है। इस चैनल को आपको ग्रो कराना है और लगभग मुझे लगता है कि 3 से 4 हज़ार जो स्टूडेंट, जो मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं, जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं, उन सब से मैं कह रहा हूं कि आज आप मुझे एम है कि आप लोग 2000 सब्सक्राइबर उस चैनल पर दें। तो मैं इस चैनल का जो आपको दिख रहा है लिंक भी दे दूंगा इसी वीडियो के नीचे, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। और अगर मैं आपको एक प्रपोज़ल भी दे रहा हूँ कि अगर आपको भी शौक़ है हिंदी शायरी का या शेरो शायरी का, क्योंकि हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, ठीक है। तो आप में किसी में भी अगर हिंदी शायरी का टैलेंट है और आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छी हिंदी शायरी लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, तो आप मुझे टेलीग्राम पर अपनी शायरी और अपनी लिखी हुई शायरी मुझे भेज सकते हैं या फिर अपने वॉइस में उस शायरी को भेज सकते हैं। मैं इस चैनल पर आपकी शायरी भी जो है पब्लिश करूँगा, ठीक है। तो ये इतनी सी हेल्प आप लोग ज़रूर करें। प्लीज़ उठाइए पेन कॉपी और आज का टेस्ट शुरू करें। लेकिन हिंदी शायरी द शायरी बाबा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, द शायरी बाबा, ठीक है। अभी सब्सक्राइब करें। चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द, ठीक है। क्या होगा, सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो भाई क्या बोल रहे हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए आपके ऑप्शंस में है संधि, समास, छंद और अव्यय। तो भाई क्या बोल रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक जो है शब्द मिले हैं और बनाया क्या, इन्होंने सार्थक शब्द बनाया है। तो काफ़ी आसपास के जो हैं विकल्प इसमें चुने गए हैं, तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गया, टफ हो गया ना। लेकिन टफ नहीं है, इसको फिर से क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो देखिए संधि क्यों नहीं होगा, क्योंकि संधि 2 या 2 से शब्द नहीं मिलते हैं, संधि विच्छेद भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक सार्थक शब्द आपको चाहिए, यानी 2 या 2 शब्द आपस में मिल गए हैं और एक सार्थक शब्द उन्होंने क्या कर दिया है, बना दिया है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर जितने लोगों ने किया है भाई बहुत अच्छा। अगर नहीं कर पाए तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, यानी समास। याद रखिए 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक सार्थक शब्द बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। अव्यय नहीं हो सकता, छंद नहीं हो सकता, संधि नहीं हो सकती, बट समास हो सकता है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सी टफ था, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से पहचान कर लेंगे तो आपकी नैया पक्का पार है, ठीक है। हिंदी को फिर मैं बोलूँगा ईज़िली लेने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर हिंदी पढ़िए, क्योंकि ये जो आप कल को टाल रहे हो ना, तो ये आपके लिए बर्डन हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो रेगुलर रहना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किस रचना को महादेवी वर्मा के द्वारा नहीं लिखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महादेवी वर्मा हिंदी जगत में एक
बहुत ही महान जो है राइटर रही हैं और आपको पता होना चाहिए इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था और हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी हिंदी के क्षेत्र में जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो जीता था वो महादेवी वर्मा जी ने ही जीता था। करुण रस की कवयित्री रही हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस रस की कवयित्री रही हैं, करुण रस की। अब क्या पूछा है क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस रचना को महादेवी वर्मा के द्वारा नहीं लिखा गया। देखिए यहाँ पर मैं कुछ ऑप्शंस इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा सब तैयार करना है। तो देखिए पहली रचना लिखी हुई है दीप शिखा, दूसरी लिखी हुई है गिल्लू, फिर तीसरी लिखी है अतीत के चलचित्र और फिर फोर्थ रचना लिखी हुई है कायर। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो है महादेवी वर्मा के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए क्योंकि कायर जो रचना है वो महादेवी वर्मा की नहीं है। बहुत ही अच्छी कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की कायर, ठीक है, पढ़िएगा जाकर कभी। तो कायर मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही अच्छी रचना है, याद रखिएगा, लेकिन इसे महादेवी वर्मा जी ने नहीं लिखा है, ठीक है। तो जो कुछ बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए क्योंकि ये जितना कुछ मैं बोल रहा हूँ सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले कि वह दुर्बल व्यक्ति सड़क पर गिर गया, वाक्य में विशेष का जो है पहचान कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वह व्यक्ति सड़क पर गिर गया जो है वाक्य में विशेष की पहचान करना है आपको। तो देखिए मैं आपको बता दूं, दुर्बल जो है वो विशेषण है। क्या है? दुर्बल क्या है? किसी की स्थिति बता रहा है तो वो क्या है? वो विशेषण है। बट यहाँ पर जो व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति जो है वो क्या है? एक विशेष है, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ और प्रश्न आगे आपको मिलेंगे जो आपको क्लियर कर देंगे ये टॉपिक, ठीक है। तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन था। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। फिर से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर निम्नलिखित में से किस रस के प्रमुख कवि थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप अभी भी नहीं कर पा रहे इसका सही आंसर तो आपने हिंदी पे ध्यान नहीं दिया है। क्या बोल रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर निम्नलिखित में से किस रस के जो है प्रमुख कवि थे। तो हम आपको बता दें ये वीर रस के प्रमुख कवि थे। ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाइए और वीर रस के प्रमुख कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। छायावादी प्रमुख कवि माने जाते हैं ये भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि बेईमानों से बचकर रहिए, वाक्य में लुप्त विशेष के लिए उपयुक्त शब्द होगा। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समय देंगे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए। देखिए फिर से क्या बोल रहे हैं, बेईमानों से बचकर रहिए, वाक्य में जो है लुप्त विशेष के लिए क्या होगा? उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो भाई जितने लोगों ने ऑप्शन ए लगाया है वो बिल्कुल सही हैं। देखिए बेईमान लोग होते हैं, ठीक है, बेईमान आदमी स्त्री ये सब हो सकते हैं, लेकिन बोला क्या गया है? सबसे उपयुक्त, यानी इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ये चीज़ समझ रहे हैं। तो उपयुक्त क्या होगा इसके लिए? बेईमान लोगों से बचकर रहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 5 क्वेश्चन हो गए, 5 में से आपने कितना सही कर लिया है, लेकिन अभी नहीं बताना आपको टोटल बताना है, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस रचना को मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया। भाई बताइए, निम्नलिखित में से किस रचना को मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया। और हम आपको बता दें वो जो रचना है जो कि मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखी है वो पिछले वर्ष की उत्तर प्रदेश की जो पुलिस परीक्षा हुई है वहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं को पहचानने में किसी को भी कोई तकलीफ होगी। तो भाई देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है पुरस्कार, हम आपको बता दें जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई रचना है पुरस्कार, जो कि पिछले वर्ष की उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछी गई थी। और एक बात और याद रखिएगा, पुरस्कार जो रचना है वो किसकी रचना है? आपके जयशंकर प्रसाद की, ना कि मुंशी प्रेमचंद की। लेकिन अगर पुरस्कार की जगह लिखा होता चमत्कार
तो वो रचना होती मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि संयुक्त शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जा सकता है। भाई ऑप्शन क्वेश्चन आपका 7th है और ऑप्शंस आपके 4 हैं। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि संयुक्त शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का आप चयन कर सकते हैं। तो भाई जितने लोग भी संयोग के साथ गए हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, भाई संयुक्त का मतलब क्या होता है, जुड़ाव, तो संयोग भी तो वही है। संयोगी अलग चीज़ हो गया, बात समझ रहे, समीप भी अलग चीज़ हो गया, संभव भी अलग है, बट संयोग जो है संयुक्त ही है, यानी संयोग कुछ मिला, जहाँ कुछ मिल रहा होता है वही तो संयोग होता है, और संयुक्त भी तो वही होता है जहाँ पर कुछ लोग मिले होते हैं या कुछ मिला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन की बारीकता को जरूर समझे, अगर बारीकता नहीं समझेंगे तो हिंदी के प्रश्न गलत करके आएंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब क्वेश्चन क्या है कि यह आम पक्का है, वह आम कच्चा है, वाक्य में यह क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह आम पक्का है, वह आम कच्चा है, वाक्य में यह क्या है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, सर्वनामिक विशेषण है ये, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो सर्वनामिक विशेषण है यह है, और ऐसे प्रश्न अगर आप कर ले रहे हो तो भाई बिल्कुल तैयार हैं आप एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का क्या करना है, आपको चयन करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है यह मेरा पुस्तक है, फिर है भगवान विष्णु के अनेक नाम हैं, फिर है एक बंदूक उपयोगी अस्त्र है, बकरी एक घाट पर पानी पी रही थी। तो भाई इसमें से आपको सबसे उपयुक्त जो है वाक्य का चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए, लिखा क्या है, भगवान विष्णु के अनेक नाम हैं। बहुत से लोग क्या कर लेते हैं, अनेकों लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, अनेकों, तो वो गलत है। जब कहीं पर अनेक लिखा हुआ है तो उसका मतलब ही है कि बहुत अधिक। तो भाई भगवान विष्णु के बहुत अधिक नाम थे, वहाँ पर अनेकों कभी नहीं होता है। हिंदी की शुद्ध वर्तनी अनेक होती, ना कि अनेकों। लेकिन हम लोग की जो जनरल लैंग्वेज है उसमें हम अनेक को अनेकों ही कह के आते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन है भगवान विष्णु के अनेक नाम हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसी भी छंद जो है किसी भी छंद का जो है विभक्त होता है, यानी कोई भी छंद जो है वो किस में विभक्त होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। भाई छंद पढ़ा है ना, अगर नहीं पढ़ा है तो एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसे देख लीजिए। रस छंद अलंकार के जितने भी प्रश्न हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से जो छंद है वो किस में विभक्त होता है। तो भाई ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि छंद के 4 चरण होते हैं, प्रथम और तीसरे, दूसरे और चौथे, तो चरणों में बटा होता है छंद। तो यही तो बोल रहा है कि छंद जो है किस में विभक्त होता है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए, चरणों में, यति में नहीं विभक्त होता है। अगर ए बी के साथ आप गए तो आप गलत हैं, क्योंकि चरणों में विभक्त होता है आपका छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि छंदों में आने वाली यति को क्या कहते हैं। ठीक है, छंदों में आने वाली यति को क्या कहते हैं। तो भाई यति को क्या कहते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। यति का मतलब भी होता है विराम, छंदों में आने वाले विराम। ठीक है, तो छंदों में आने वाली यति को क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग जाइए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि छंद के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही फास्ट आंसर इसका करना चाहिए आपको। बताइए छंद के मुख्यतः जो है कितने प्रकार होते हैं। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन ए के साथ गए हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि छंद के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है वार्णिक छंद,
एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है मुक्त छंद। ठीक है, तो भाई छंद के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और भाई ए नंबर के साथ जितने लोग भी गए हैं बिल्कुल सही है। अपना स्कोर मुझे लास्ट में ज़रूर बताएंगे। आपके स्कोर्स के अकॉर्डिंग ही आपका सेकंड मॉक टेस्ट होगा, क्योंकि जहाँ पर जो बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब स्कोर कर रहे हैं उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में ईजीएस्ट क्वेश्चन को भी ऐड करेंगे और अधिक समझाने की कोशिश भी करेंगे। और जो लोग बहुत अच्छा स्कोर कर ले तो उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, जिससे कि हम दोनों लोगों का जो है हिंदी का जो क्राइटेरिया है कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये करना है आपको। तो भाई 13 नंबर के क्वेश्चन पे साथ चलिए। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद जो दोहे का उल्टा होता है? भाई उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा छंद जो है दोहे का उल्टा होता है? छोड़ दूं आपके लिए ये क्वेश्चन, बताएंगे? तो भाई 13वां का क्वेश्चन आप लोग बताएं कि दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है? सोरठा, रोला, चौपाई या फिर छप्पय? तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में कौन एक विशेषण शब्द नहीं है? भाई बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक जो है विशेषण शब्द नहीं है? तो देखिए दीनता, दीनता एक स्थिति को बता रहा है। ठीक है, तो दीनता जो है वो क्या है? एक विशेषण शब्द नहीं है, ये एक विशेष्य है। कुलीन, बुरा और दैनिक ये आपके विशेषण शब्द हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कमाईनी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी मिल जाएंगे वीडियो में, वो आपको डिमोटिव होने से बचाने के लिए। और अगर इन क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके पास एक सेफ स्कोर हो जाता है। और ऐसे ही प्रश्न आपको पुलिस परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे और लेखपाल भर्ती में भी देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी रखते हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत ही टफ रखते हैं। टफ वाला अगर कर ले गए आप तो आपकी नैया पार है। तो भाई कमाईनी का संबंध निम्नलिखित में से किससे? तो भाई सबको पता है ये एक महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए, जयशंकर प्रसाद जिसके से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी छायावादी आधार स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी छायावादी आधार स्तंभ में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो भाई अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल आप गलत हैं। बताइए, अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो क्या है? गलत है। बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ होंगे। और कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पा रहे हैं मुझे तुरंत कमेंट करके बता दीजिए। थोड़ा सा समय आपके पास, लेकिन मैं आपको बता दूं कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें से महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद तो प्रमुख ही हैं। उसी के साथ सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जो हैं छायावाद के आधार स्तंभों में नहीं जोड़े जाते। तो अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ थे आप तो आप बिल्कुल सही थे, और जो लोग सी के साथ गए वो गलत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे के लिए उपयुक्त विकल्प होगा। भाई बताइए, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे के लिए उपयुक्त विकल्प क्या होगा? कपटी मित्र होगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति होगा, या निंदनीय व्यक्ति होगा, या फिर जलन बुझाना? तो भाई देखिए, कलेजे पर सांप किसके लौटता है? जो किसी से जलता है पर वो कुछ कर नहीं पाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन अगर उसके साथ वाला बंदा अगर कुछ अच्छा वर्क कर रहा है या कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो वो उनके कलेजे पर सांप जो है लौटता रहता है। तो इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्यालु व्यक्ति। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी जो सबसे उपयुक्त विकल्प हो इसमें उसका आपको चयन करना है। क्वेश्चन को बारीकी से देखिए भाई, ऐसे प्रश्न, ये आ गया टफ लेवल वाला क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन को आपको सही से करना है। पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहला लिखा है 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। फिर लिखा है 4 विद्यार्थी नकल करते पकड़े गए। फिर लिखा है 4 विद्यार्थी नकल करते पकड़े ही गए। अब लिखा है ये सभी। तो आपके अनुसार जो सबसे उपयुक्त है वो कौन सा है? तो भाई जितने लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। और जितने लोग
ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं वो भी गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो लोग हैं भाई सब लोग सही हो। 4 विद्यार्थी नकल करते पकड़े गए, ये सही है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ये गलत है। करेक्ट आंसर होगा 4 विद्यार्थी नकल करते पकड़े गए। तो भाई अगर जब नकल करते हैं तो वो हुए क्या मतलब हुआ, नकल ही कर रहे हैं ना भाई वो लोग, उसमें और कुछ नहीं कर रहे हैं वो, तो नकल करते पकड़े गए। ठीक हो, ये करेक्ट आंसर होगा। और एनसीईआरटी लेवल का जो क्वेश्चन है ये, और इसको उन्होंने सही भी माना है। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि आपको एक विराम चिन्ह दिखाई दे रहा है, एक ऐसे डंडा है और फिर नीचे क्या है, एक बिंदी है। ठीक है, ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये किस विराम चिन्ह में प्रयुक्त होगा? उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। भाई कितने लोगों को पता है इस विराम चिन्ह का मतलब? तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल सही है भाई, विस्मय बोधक ही है। ठीक है, आश्चर्य प्रकट करने वाला जो है विराम चिन्ह कहलाता है ये। ठीक है, तो भाई बिल्कुल सही होगा जितने लोग आप ए के साथ हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जिससे संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाए वह शब्द कहलाते हैं। भाई संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं प्रकट की जाएं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, विशेष्य होता है। और जिस शब्द के लिए विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण होता है। तो भाई संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं? जिसके लिए बताई जाएगी, भाई यही तो शब्द होंगे संज्ञा और सर्वनाम के, तो ये क्या होंगे, विशेष्य होंगे। बात समझ में आ गई ना, विशेष्य होंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने लोग हैं बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस हिंदी साहित्यकार का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से संबंधित है? भाई बताइए। आपके ऑप्शंस में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, फिर है महादेवी वर्मा जी, फिर आपका है मैथिली शरण गुप्त जी, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी। तो हम आपको एक क्वेश्चन को बताएंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथिली शरण जी का गुप्त का जन्म जो हुआ है वो हुआ है झांसी में। महादेवी वर्मा जी का जन्म अभी मैंने आपको ऊपर बताया ये हुआ है फर्रुखाबाद में। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ है ये हुआ है मोदनीपुर में। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। और जितने लोग भी ए के साथ थे वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अवधी बोली का निम्नलिखित में से प्रमुख क्षेत्र क्या है? भाई अवधी बोली का निम्नलिखित में से प्रमुख क्षेत्र क्या है? अब जितने लोग भी बी के साथ हैं वो भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि जब विकल्प तीनों ही सही हों तो आप किसी एक को सही नहीं कह सकते हैं। हाँ भाई, अवधी का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है अयोध्या, पर सुल्तानपुर और बरेली भी जो है अवधी का प्रमुख क्षेत्र हैं। तो इसका जो प्रमुख आंसर जो माना जाएगा बिल्कुल सही वो होगा ये सभी, क्योंकि सुल्तानपुर, अयोध्या और रायबरेली ये सभी जो हैं अवधी बोली के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो है दघी निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है? भाई दधी जो है निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है? तो हम आपको बता दें दधी जो है ये जो है ऑप्शन नंबर बी दही का तत्सम रूप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काबली वाला निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत बार पूछी जाती है रचना। काबली वाला निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख रचना है? तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल सही हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है काबली वाला। तो भाई 24 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 24 में मैंने एक स्किप किया जो मैंने आपके लिए छोड़ा, यानी आपके लिए 23 क्वेश्चन तो मैंने कंप्लीट करा दिए। तो 23 में आपके कितने सही हुए वो आपने स्कोर कर ही लिया होगा। अब हम आप बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। और 25वां क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, निम्नलिखित में से रात्रि का एक पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शंस में रजनी, निशी, समीर या फिर विवाहवरी। तो भाई ऑप्शन नंबर सी समीर जो है ये पवन का पर्याय है, ना कि रात्रि का। ठीक है, चलिए
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बहरूपिया शब्द के लिए प्रयुक्त मुहावरा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहरूपिया शब्द के लिए जो है प्रमुख मुहावरा जो है वो क्या होगा। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए फिर करिए इसका आंसर। बहरूपिया शब्द के लिए प्रमुख मुहावरा होगा, तो भाई देखिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने लोग हैं वो बिल्कुल सही हैं। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है वो गलत है। लिखा है वेश बदलकर लोगों को लूटने वाला, वो बहरूपिया उसको नहीं कहते हैं। भाई वेश बदल के आपने किसी को लूटा है तो आप चोर हो गए हैं। लेकिन बहरूपिया क्या होगा, अपनी पहचान छुपाने वाला। भाई बहरूपिया का मतलब क्या है कि आप अलग अलग तरीके के अपनी जो है वेशभूषा बदल लें ताकि आपकी पहचान छुपी रहे। तो यही करेक्ट आंसर होगा। और बहुत सारे लोगों ने जल्दी में क्या कर दिया होगा, वेश बदल कर लोगों को लूटने वाला लगा दिया होगा, जो कि एक गलत ऑप्शन है। और फिर ऐसे एग्जाम में हो जाता है गलत, फिर हम लोग कहते हैं कि हम तो सही करके आए थे, क्योंकि ये छोटी छोटी बारीकता जो आपको देखनी पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके आगे जो उसका तत्सम रूप सही नहीं दिया गया है। भाई तत्सम और तद्भव से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने लोग हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हरिद्रा जो है वो हल्दी का तत्सम है। ठीक है, लेकिन हर एक नहीं होता है। उल्लास जो उल्लास है, एकल जो अकेला है, नारिकेल यानी नारियल है, लेकिन जो हरिद्रा है ये आपकी हल्दी का है, जो कि यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके आगे उचित मिलान नहीं दिया गया है। भाई बताइए। तो भाई देखिए युगवाणी जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना नहीं है, क्योंकि ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और यही गलत है, क्योंकि लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना है, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है, और यामा महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण रचना है। तो भाई ये सभी, क्योंकि गीतांजलि, गोरा और डाकघर ये सभी जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन आ गया। भाई कितना क्वेश्चन कर पाए आप लोग भाई बताइएगा। फिर मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग इस क्वेश्चन को आपको टफ लगे हैं तो मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में ईजीलिस्ट क्वेश्चन डालूंगा, पर आपके लिए ईजी क्वेश्चन थे। अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे तो बच्चा लोग हिंदी में आपको और तैयारी करनी है, क्योंकि हिंदी अभी आपको तैयार नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसके साहित्य को प्रमुख आलोचक भी माना जाता है। तो भाई देखिए आलोचक माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। तो भाई ये था हिंदी का प्रमुख मॉक टेस्ट। इसके नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सब लोग तैयार रहिएगा। और जितने भी मेरे भाई प्रिय सब्सक्राइबर है, फिर मैं आपसे बोलूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब द शायरी बाबा। ओके, थैंक यू।